हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा एक ही मिशन है उत्तराखंड से अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन की समस्या को समाप्त करना। इसके लिए हम आप लोगों के सामने बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस टिप्स या बिजनेस स्ट्रेटजी से संबंधित वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही एक्सपर्ट को लेके आए हैं। मैं आपको बता दूं, इन एक्सपर्ट का नाम है विजय भट्ट। ये हमारे स्टूडेंट ही हैं और इन्होंने बीटेक किया था 2017 में ट्रिपल ब्रांच से। उसके बाद इन्होंने एमबीए किया 2019 में और मई 2019 के बाद ये एक कंपनी है सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ पर ये डेयरी जो आपका काम होता है उससे रिलेटेड सारे काम करते हैं। तो विजय भट्ट जी, आपका गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बहुत गर्व से कह रहा हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। थैंक यू। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमारे यहाँ पर कुछ और जो मित्र हैं, एक मित्र हैं दीपक जंतवाल जी, उन्होंने अपना एक क्वेश्चन भेजा हुआ है कि उत्तराखंड में जो डेयरी की बहुत संभावना है, यहाँ पे गौ पालन की है या दूध से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो उत्तराखंड में एक लो इन्वेस्टमेंट में एक डेयरी जो बिजनेस है उसकी शुरुआत कैसे करें? बिल्कुल, ये प्रश्न अभी क्या है कि जैसे हम देख रहे हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक लोकल को वोकल कैसे बनाना है और फिर उसको ग्लोबल कैसे बनाना है, इसमें बहुत चर्चाएं की हैं, बहुत विस्तार से चर्चाएं की हैं। और ये जो डेयरी बिजनेस है, अभी हम देखते हैं उत्तराखंड में कि डेयरी तो जो हमारी है वो बहुत सी डेयरियां उत्तराखंड में पहले से ही एस्टेब्लिश्ड हैं। बिल्कुल है, ठीक है। पहले से ही डेयरी बहुत एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कोविड-19 पैंडेमिक में जो डेयरी का हम कोई नई डेयरी स्टार्ट कर सकते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बताता हूं कि डेयरी के 3 स्तंभ होते हैं। डेयरी स्थापन करने के 3 स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ जो होता है वो होता है कि नस्ल, कि आपने कौन सी नस्ल ली है। अच्छा, गाय की कौन सी नस्ल है, भैंस की कौन सी नस्ल, ब्रीड जिसको हम बोलते हैं। और दूसरा हम जाते हैं मैनेजमेंट में कि हम उसका कैसे रख रखाव, गाय भैंसों का कैसे रख रखाव करते हैं, कैसे उनको आरामदायक सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। तीसरा उनका होता है कि हम उनको आहार क्या देते हैं, पशु आहार क्या देते हैं, संतुलित आहार दे रहे हैं या सामान्य आहार दे रहे हैं। अब पहले मैं आपको बताता हूं कि नस्ल से, जैसा कि उत्तराखंड में हम देखते हैं कि बद्री नाम की नस्ल 70 से 75% लोग इस्तेमाल करते हैं। बद्री नाम की। और हम देखते हैं आपका राजस्थान साइड अगर हम चले जाएं तो वहाँ थार पाकर की नस्ल यूज होती है। और हम यूपी साइड चले जाएँ तो वहाँ साहिवाल नाम की नस्ल यूज होती है। और हम गुजरात साइड चले जाएं तो वहाँ गिर नामक की जो नस्ल है, ब्रीड है, हाँ, जहाँ से ये अपना वाइट रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, वहाँ गिर नाम की नस्ल यूज होती है। अब इसमें नस्ल में बात करें तो सबसे अच्छी नस्ल वैसे तो गाय सभी अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि गाय एक ऐसा पशु है कि अगर आप उसको कुछ नहीं भी देते हैं तो अपने शरीर से सारे तत्व निकालकर आपको दूध प्रोवाइड करेगा। सारे अपने शरीर से तत्व निकालकर आपको दूध देगा। भले ही वो दूध गुणवत्ता वाला ना हो, लेकिन दूध देगा। अब नस्ल में हम बात करें तो सबसे अच्छी नस्ल होती है गिर की, जो क्या कहते हैं गुजरात में पाई जाती है। इसकी सबसे मेन खासियत यह है कि इस गिर प्रजाति में ये बीमार कम होती है। इसकी इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत मतलब अगर आप इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं भी देंगे तो ये क्या कहते हैं आपको लाइफ टाइम बहुत अच्छा दूध, जिसमें हम जो दूध की जो गुणवत्ता है वो 2 चीज़ों से नापी जाती है। एक तो फैट हो गया और एसएनएफ हो गया। तो ये क्या कहते हैं, अगर आप इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं भी देंगे गिर गाय में तो ये आपको अच्छे फैट का दूध देगी। दूसरा जो हम आते हैं वो आते हैं मैनेजमेंट में। हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने नेपाल में भी बिज़नेस किया है मैंने कंपनी का, और यूपी में भी किसानों के साथ मैं घुल मिल के रहा हूँ। तो वहाँ मैंने ये देखा कि लोग डेयरी बिजनेस तो शुरू करते हैं, लेकिन बहुत जल्द उसमें क्या होता है, ड्रॉबैक्स आने लग जाते हैं, बंद हो जाता है उनका डेयरी बिजनेस। तो सबसे मेन चीज़ होती है उनका रख रखाव। आप उनको मैनेजमेंट कैसे दिया है, गाय और भैंसों, कैटल्स हैं, उनको मैनेजमेंट कैसे दिया है। मैनेजमेंट की बात ये होती है कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। जो गाय होती है, एक उदाहरण के तौर पे लीजिएगा इसको। जब गाय का आप दूध निकालते हैं, ये एक उदाहरण के तौर पे, जब गाय का आप दूध निकालते हैं तो उस गाय को लोग क्या करते हैं, दूध निकालने के बाद तुरंत बैठा देते हैं। बैठा देते हैं ज़मीन में, और वो ज़मीन कैसी होती है, दूषित होती है।
दूसरी बात क्या होता है, जब उसका दूध निकालते हैं तुरंत बैठाने के बाद, तो जो उसके जो स्तन होते हैं उससे क्या कहते हैं, उसमें उसके छेद खुले रहते हैं। उसके छेद खुले रहने के कारण उसमें कीड़े जाने की वो रहती है, संभावनाएं रहती हैं। तो उससे कीड़ा चले गया थन में कीड़ा गया तो पूरी नस्ल क्या हो गई, बर्बाद हो गई। अब नस्ल बर्बाद हुई तो पूरी डेयरी चौपट हो गई, पूरी डेयरी चौपट हो जाती है। तो नस्ल मतलब मेन यही साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें, आसपास का मेन माहौल जो है वो बहुत अच्छा रखें। ऐसा भी कहते हैं कि अगर गाय को रहने के लिए अच्छी जगह प्रोवाइड की जाए तो उसका 1 लीटर दूध ऐसे ही बढ़ जाता है। अच्छा। 1 लीटर दूध ऐसी बढ़ोतरी हो जाती है कुछ बिना खिलाए, और उसकी जो दूध की गुणवत्ता है, फैट, वो ऐसी बढ़ जाएगा। मतलब अगर उसके जो थन है, उस थन को क्या कहते हैं, अगर आप अच्छी जगह उसको मुलायम एरिया मिले उस थन को, तो उस थन को अगर मुलायम एरिया मिले तो 1 लीटर दूध ऐसी बढ़ोतरी हो जाती है उसकी दूध। अब तीसरा हम आते हैं अपना पशु आहार में, कि हम उसको आहार क्या दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये गाँवों में जो हम देखते हैं कि गाय भैंसों को मेनली हरा चारा और सूखा चारा, भूसा, ये चीज़ें ज़्यादा खिलाते हैं। लेकिन इन भूसा और चारा के अलावा भी उनको एक पशु आहार देना जरूरी है। देखिए ऐसा होता है कि जो हम ये गाय भैंसों को ये चोकर खिलाते हैं, इन चोकर में तत्व की मात्रा कुछ नहीं होती। ये एक उसी प्रकार है जिस प्रकार आप चावल खा रहे हैं और चावल में कोई तत्व नहीं है, सिर्फ आपका पेट भर गया और पेट फूल गया। उसी प्रकार चोकर में कोई तत्व नहीं होता, तत्व होता है पशु आहार में, संतुलित पशु आहार। तो मेरा मानना यही है कि आप अगर इन 3 चीज़ों को, कौन कौन सी, ब्रीड, मैनेजमेंट और पशु आहार, इन 3 चीज़ों में ध्यान देंगे तो आपका डेयरी जो बिजनेस है, अभी तो हम देख रहे हैं कि सारे किसान लोग पलायन कर चुके हैं, उल्टा पलायन हो गया है, रिवर्स पलायन हो गया है, गांव की तरफ आ गए हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये डेयरी बिजनेस को खोलने की, और खोलें और एक ब्रांड एस्टेब्लिश करें, अपनी डेयरी ही ना खोलें, एक ब्रांड एस्टेब्लिश करें, पाउच मिल्क, हाँ, पाउच मिल्क की तरह उसको मार्केट में लाएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो के बीच में इंटरप्ट करने के लिए बहुत बहुत सॉरी, लेकिन अगले 30 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी जानकारी देना चाह रहा हूं जिससे कि आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको यहाँ पर बिजनेस शुरू करने संबंधी स्ट्रेटजीज और टिप्स देते रहते हैं, तो इसीलिए हमने आप लोगों के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है। वह मात्र 4 घंटे का कोर्स है, और यदि आप अपना नॉलेज बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप एक कंटेंट के माध्यम से अपना बिजनेस शुरू कर सकें, और यदि आप चाहते हैं कि आप अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकें, तो आपको वह कोर्स जरूर खरीदना चाहिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए अब अपनी वीडियो देखिए। तो भट्ट जी, आपने बहुत सही बताया यहाँ पे। अब मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बात करी, नस्ल की बात करी, मैनेजमेंट की बात करी और पशु आहार की बात करी, तो गिर गाय अगर हम चलिए कितने से, एक क्वेश्चन है पहले शॉर्ट में ले लेते हैं, कितनी गाय से हम शुरुआत कर सकते हैं? 1 गाय से 2 गाय, मिनिमम कितनी चाहिए होंगी? मिनिमम हम ये कर सकते हैं कि 1 से 5 गाय तक हम शुरू कर सकते हैं। अच्छा। देखिए ऐसा होता है, मैं जो चाहता हूँ जो ये पलायन किसान लोग का पलायन हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये किसान एक डेयरी ना खोल के इन 5 गायों से क्या करें, एक ब्रांड एस्टेब्लिश करें। कहने का मतलब ये है कि जैसे उत्तराखंड में हम देखते हैं कि आंचल की ब्रांड है। आंचल यहाँ क्या है, एक मोनोपोली कह सकते हैं कि आंचल की एक मोनोपोली है। होने को और ब्रांड भी हैं, पतंजलि है, आनंदा है, लेकिन आंचल का दूध थोड़ा ज़्यादा क्या कहते हैं, बिकता है दूध। तो मैं चाहता हूँ कि किसान भाई लोग क्या करें, एक 4 से 5 गाय लें, उस अच्छी ब्रीड की गाय लें, और उसमें क्या करें, जैसे कि आपने भी अपनी पिछली वीडियो में साझा किया था कि ब्रांड रखें। देखिए ऐसा होता है, जो पहली नज़र में अगर किसी को प्रोडक्ट भा गया, वो हमेशा ही हाँ, एक टक भा गया, तो वो फिर प्रोडक्ट लोग क्वालिटी बाद में देखते हैं, पहले प्रोडक्ट को देखेंगे कि हाँ ये कलरफुल है। जैसा कि हम सुनते भी आए हैं कि हमारे उत्तराखंड में बहुत से प्रोडक्ट हैं, लेकिन उनकी पैकेजिंग नहीं हो पा रही, ब्रांडिंग नहीं हो पा रही। उसको एक ब्रांड के तौर पर एस्टेब्लिश करें, फिर उसके बाद उसका क्वालिटी, उसके बाद तो वो क्वालिटी तो हमारी रहेगी ही रहेगी। उसमें फैट कंटेंट जो रहता है, उसका जो SNF कंटेंट रहता है, वो तो बाद में लोग पसंद करेंगे ही अगर हम एक अच्छी ब्रीड लेंगे तो। लेकिन फर्स्ट चीज़ है ब्रांडिंग। ओके, ठीक है। तो विजय, जैसे हम चलिए 1 से 5, मिनिमम 5 गाय भी मान के चलें, और इसमें एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना आता है, खर्चा कितना आता है एक डेयरी बनाने में? और जैसे उसके बाद आप कह रहे हो कि लोग यहाँ पे, मैंने देखा है गाय सबके पास, मतलब 1-2 गाय जो जनरली हैं उनके पास रहती है, लेकिन वो कभी उसको ब्रांड नहीं बना पाते हैं।
या वो बेचते कहाँ पे हैं, वो लोकल घरों घरों में बेच के आते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए इसको शुरू करने के लिए, एक अगर अच्छे तरीके से करें? देखिए ऐसा है कि जो हम डेयरी देखते हैं बाज़ारों में वो तो खाली एक डेयरी है, लेकिन अगर हम एक ब्रांड की तौर पे मार्केट में आना चाहते हैं तो कम से कम आप लगाइए 10 से 15 लाख के बीच का आपको खर्चा बैठ जाएगा। और अगर आप गिर गाय लेते हैं, अच्छी ब्रीड की गाय लेते हैं जो कि 80,000 से 1 लाख के बीच, एक गाय गिर पड़ती है, और या फिर 1 से 1.5 लाख के बीच भी पड़ जाती है। लेकिन उसका फ़ायदा मैंने आपको बताया कि गिर गाय का फ़ायदा क्या है। तो अगर वो ब्रीड आप रखते हैं तो आपको बहुत मुनाफा होगा, बहुत अच्छा मुनाफा होगा, और 10 से 15 लाख के बीच का आपका खर्चा बैठता है। हाँ जी। चलिए ये तो बात हो गई कि चलिए हमने 5 गाय ले ली, हमने एक गौशाला जैसी बना ली, वहाँ पे मैनेजमेंट सही कर लिया, हम कहीं से पशु आहार लेके आ गए, अब हमने एक गाय से दूध भी निकाल लिया, ये हमारे आगे जहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेंगे, चाहे हम दूध बनाएं, चाहे हम उससे दही बनाएं, चाहे पनीर बनाएं, इसके लिए एक क्वेश्चन तो मेरा यह है कितनी मैन पावर चाहिए। सपोज कीजिए मैं हूँ, हमारे पास पैसे हैं, या कोई भी है जिसके पास पैसे हैं, उसको कितने एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा जो इसका वेस्ट मटेरियल है उसको हम चलिए अगले क्वेश्चन में लेंगे, पहले आप ये बताइए कि कितने मैन पावर चाहिए इसमें। ठीक, देखिए अब 5 गाय मेंटेन करने के लिए तो आपको मैन पावर की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब एक आदमी से, 1 या 2 आदमी से काम चल जाएगा। उसकी देख रेख 5 गायों के लिए 1 आदमी बहुत सफिशिएंट है। उसको पशु आहार खिलाना, उनका गोबर साफ करना, ये सब एक 2 आदमी कर लेंगे। और ओके ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ये चलिए मेंटेन हो गया, अब उसका जो पैकेजिंग प्लांट है वो 10 से 15 लाख में सब कुछ उसी में बन के आ जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब देखिए पैकेजिंग प्लांट है, पैकेजिंग प्लांट में हमें थोड़ी मशीनों की ज़रूरत होती है। अब जैसे कि हम शुरुआत तो कम गायों से कर रहे हैं, हमें ऐसा तो है नहीं कि 100-150 गाय लेनी है, तो हम शुरुआत 5 गायों से कर रहे हैं, तो हमको इसमें 3 चीज़ों की लगभग ज़रूरत होती है। एक तो स्टोरेज टैंक जिसमें हम अपना दूध कलेक्ट कर सकें पूरा मात्रा का। दूसरा क्या कहते हैं कूलिंग टैंक, जिसमें दूध क्या कहते हैं कूल रहे, 4 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होता है, वो मेंटेन रहे। तीसरा होता है पेस्चराइजेशन टैंक, जिसमें क्या कहते हैं सारे जो दूध के कीटाणु होते हैं या फिर आप उसको कहते हैं जो गंदगी होती है वो अलग हो जाती है। मतलब ये समझ लीजिए अगर ये टैंकों को भी आप इंक्लूड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 17 लाख के बीच आपका ये हो जाएगा। अभी क्या है कि हमारी गवर्नमेंट भी इसमें बहुत मदद कर रही है ये डेयरी बिजनेस खोलने के लिए, बहुत ज़्यादा मदद। ठीक है, चलिए विजय, मैं अभी अपने व्यूअर्स को कुछ बताना चाहूँगा, आप मेरे को करेक्ट करना। जैसा व्यूअर्स यहाँ पे हमारा जो गुजरात में स्टार्ट हुई थी जब अमूल दूध से, तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया था, अपने समूह बनाए थे। जैसे 15 लाख जनरली एक उत्तराखंड वासी के लिए इतना पॉसिबल नहीं है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते 5-6 लोग मिलके एक काम शुरू करें, एक गाय को पाले, एक जो मशीन है उसका खर्चा उठाए, या फिर उसके बाद जो पैकेजिंग का है एक सेल्स का काम उठाए? तो क्या हम ऐसे 4-5 लोग मिलके एक काम कर सकते हैं? क्योंकि एक आदमी के लिए 15 लाख रुपए लगाना, मेरे को जो लगता है, आप कमेंट करके मेरे को बताइए कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, एक आदमी के लिए 15 लाख रुपए लगाना थोड़ा सा टफ काम है। तो हम 5-6 लोग मिलके या जो दोस्त लोग हैं वो मिलके ये काम को शुरू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आइडिया है। देखिए एक के बस की तो ये बात नहीं है डेयरी बिजनेस संभालना। अगर मैं कह भी रहा हूँ कि 5 गाय से आप शुरू करते हैं तो एक आदमी के बस की ये बात भी नहीं है। आपको ब्रांडिंग करनी है, आपको सप्लाई चेन में ध्यान देना है, मैन्युफैक्चरिंग ध्यान करनी है, फिर पैकेजिंग ध्यान करनी है, तो एक आदमी इसको नहीं कर सकता। कम से कम आपको 5 से 6 आदमी चाहिए, और उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन आदमी चाहिए, स्पेशलाइज्ड आदमी चाहिए। जैसे पैकेजिंग कोई कर लेगा, फिर उसकी सप्लाई कोई और कर रहा है, फिर उसकी क्या कहते हैं ब्रांडिंग कोई और कर रहा है, उसको मैन्युफैक्चर कोई और कर रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि देखिए जैसा कि आपने भी अपनी वीडियो में साझा किया था कि 4 पॉइंट हमको मेन ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट कि हमारा मोटिव क्लियर होना चाहिए बिजनेस को लेकर, कि हम क्यों करना चाहते हैं। हमको पैसे कमाने के लिए बिजनेस करना है, या हमें सोसाइटी को इंडल्ज करना है इस क्या कहते हैं बिजनेस में, हमें क्या करना है, या हमें पलायन रोकना है, क्या करना है। तो आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है, ये तो क्लियर हो जाता है पहला पॉइंट। और चौथा पॉइंट करना है और क्यों करना है, ये पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हमारी बात हो गई। अब क्या हम जैसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, तो जैसे यहाँ से गाय से वेस्ट मटेरियल भी आता है, हमने भी सुना है कि जैसे गौमूत्र आता है, या हम बात करें गोबर के उपले बनाए जाते हैं, या उसकी धूप वगैरह बनाई जाती है, तो क्या इससे भी हम एक साइड बिजनेस अलग बना सकते हैं, या गोबर गैस प्लांट जैसे लगते हैं तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम क्या है कि हमारे ये हल्दू चौड़ में, बिंदु खत्ता में, वहाँ आपने देखा होगा यहीं ये लाल कुआं से ऊपर आगे साइड, तो वहाँ क्या है इस्कॉन की एक बहुत बड़ी गौशाला एस्टेब्लिश्ड है। अच्छा। उस गौशाला में आप देखेंगे कि दुधारू पशु बहुत कम है। दुधारू पशु मतलब हैं, लेकिन वो क्या है सिर्फ इस्कॉन को दूध देते हैं और आसपास के लोगों को दूध देते हैं।
ज़्यादा गाय कौन सी हैं जो रोड में घूमती थी ओके। और जो जिनको छोड़ दिया था उनका उन्होंने बेनिफिट उठाया। उनको क्या किया कि उनको उन्होंने अच्छा चारा प्रोवाइड किया, अच्छा पशु आहार प्रोवाइड किया। चारा अच्छा प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है कि जो उनका गोबर है वो अच्छा आएगा। अगर गोबर अच्छा आ गया तो हमारी जो हमने आपने जैसे साझा किया कि गोबर गैस प्लांट, वहाँ सारा इस्कॉन में जो भी खाना है वो सब उसी से बनता है क्योंकि उनका गोबर की क्वालिटी बेस्ट है। हम बहुत सी चीज़ों में देखिए गाय एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत बेनिफिट ले सकते हैं, बहुत उनके गोमूत्र से लेकर गोबर से लेकर बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारे। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि सारे तत्व निकाल कर वो आपको दूध देती है। तो ये मेरा मानना है। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। हमने सब कुछ बना लिया, एक्सपर्ट भी रख लिए, 10-15 लाख रुपए हैं। तो अभी आपने एक सेंटेंस कहा था कि गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है। तो गवर्नमेंट जैसे जनरली सभी के मन में रहता है कि कहीं से सब्सिडी मिल जाए या कहीं से लोन मिल जाए। तो ये सारे हम जो सब्सिडी या लोन, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं? अभी क्या है कि इस कोविड-19 पेंडेमिक पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था। उसमें डेयरी बिजनेस और आपका मच्छी बिजनेस, मशरूम फार्मिंग, इसके लिए बहुत सी प्रमोट उन्होंने बहुत किया है। डेयरी बिजनेस में उन्होंने कहा है, पहले डेयरी बिजनेस में 25% का अनुदान था, 25% अनुदान दिया जाता था, ऋण मतलब जो होता है एक बिजनेस के लिए दिया जाता था। अब क्या है, उन्होंने 34% कर दिया है अनुदान कि आप 34% तक हम आपको वो ऋण देंगे बिजनेस के लिए, आप बिजनेस एस्टेब्लिश करिए। और प्रमोट करने भी गवर्नमेंट आ रही है। तो ये सब्सिडीज़ हैं जो गवर्नमेंट दे रही है हमारे किसानों को जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। और बहुत, मैं तो कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो बार बार कहते हैं कि इस महामारी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो, एक अपॉर्चुनिटी की तरह बनाइए इसको, और जो पलायन हो रहा है उसको रोक दीजिए। आप किसानों को यहीं रोक दीजिए, यहीं रोजगार प्रोवाइड करवाइए, सब्सिडी तो मिल रही, हाँ, स्वरोजगार यहीं प्रोवाइड करवाइए और यहीं रोक दीजिए, फिर पलायन मत करवाइए। हाँ, रिवर्स माइग्रेशन, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि एक तो चलिए यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ब्रांडिंग की दिक्कत है। हाँ, जितने भी किसान हैं या जो हमारे दूध वाले भाई लोग हैं उनको ब्रांड बनाने की तरफ जाना चाहिए। हाँ, ठीक है। और जैसे यहाँ पे होता ना, कहते हैं कि अगर 100 बिजनेसेस या 100 डेयरी खुलती हैं तो उसमें से 90 तो 1 साल के अंदर बंद हो जाती हैं। ठीक है, अगले 4 साल में वो 5 जो बनी हैं वो नॉर्मल चलती है, बस उनका घर चल जाए, ग्वालों का ये जो किसान है उनका घर चल जाए। तो उसको एक बड़े ब्रांड में हम कैसे चेंज करें? देखिए, ब्रांड के लिए मैंने आपको यही बताया कि आपकी सबसे पहले क्या होना चाहिए। जैसे कि हम अभी देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, हमारे उत्तराखंड में इतने प्रोडक्ट है ना, बुरांस के जूस, कोटू के आटे के बिस्किट्स, उनकी मैगियाँ भी आने लग गई हैं, मैगियाँ भी बना रहे हैं हमारे रूरल एरियाज़ में, मैगी भी, नूडल्स भी उनके आ रहे हैं। तो ऐसी बहुत, अचार हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं जो फ़ायदेमंद हैं, और कितनी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो बहुत फ़ायदेमंद हैं। दिक्कत कहाँ पर आ रही है कि ब्रांडिंग, उनको ये नहीं पता चल रहा कि हमने इसको मार्केट में लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है। अगर मैं वो कहा, हमारे बॉस भी कहा करते थे कि अगर पहली नज़र में कोई भा गया, फिर उसके बाद उसकी जो बुरी आदतें हैं ना वो भी अच्छी लगने लगती हैं। पहली नज़र में भा जाना चाहिए बस। तो पहली नज़र में भाने के लिए उसकी जो ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, वो अच्छी हो गई तो उसके बाद वो क्वालिटी देखेगा। तो हमारी जो ब्रांडिंग है रूरल एरिया में वो अच्छी नहीं हो रही है। उसमें अगर हम ध्यान दें, और थोड़ा सा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कि हमें कहाँ पर अपना प्रोडक्ट टारगेट करना है, किस कस्टमर को टारगेट करना है। क्वालिटी तो आई जाएगी, हम अगर ब्रीड अच्छी लाएंगे क्वालिटी आ जाएगी। फैट कंटेंट हो गया, SNF कंटेंट हो गया, प्रोटीन कंटेंट, ये आ जाएगा। जैसे कि हम अभी देखते हैं आंचल के दूध में पीछे लिखा होता है 4% फैट है। अगर हम उसको बढ़ा के फैट को 5% ले आते हैं, अपने दूध में ले आते हैं, बढ़ा देते हैं, अच्छा दूध ले आते हैं, तो जरूर से हमारा कस्टमर अट्रैक्ट होगा। लेकिन मेन चीज़ है ब्रांडिंग और मार्केटिंग। ओके, चलिए विजय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारे ये एक्सपर्ट विजय भट्ट जी हैं, ये डेयरी एक्सपर्ट हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये CP मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं, वहाँ पर ये एज ए मैनेजर हैं। इससे पहले ये मई 2019 से अभी तक ये नेपाल में डेयरी प्रोडक्ट्स का और जितना भी इनका जो बिज़नेस है, कंपनी लखनऊ की है, वहाँ पर ये सारे काम बिजनेसेस फैला रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
यदि आप भी उत्तराखंड में अपना डेयरी प्रोडक्ट शुरू करना चाहते हैं तो आप निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो विजय, आपका इस वीडियो में आने के लिए और इतनी अच्छे सुझाव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और मुझे तो एक गर्व का महसूस हो रहा है कि उत्तराखंड के वासियों के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। आपके ही अनुगत्य में हमने पढ़ाई की थी और आज हम आपके चैनल के माध्यम से सबको साझा कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स, मैं मिलता हूं आपसे एक ऐसी अगली वीडियो में। और एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा, यदि आपका कोई ऐसा बिजनेस जो आप शुरू करना चाहते हैं, उसमें कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। हम ऐसे ही किसी एक्सपर्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के लिए एक वीडियो माध्यम से आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारा एक ही मिशन है, उत्तराखंड से अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन की समस्या को समाप्त करना। तो मैं आपसे मिलता हूं दोस्तों एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।